मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का आगे का पार्ट करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि जो फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में अन्य कई विचारधाराएं सामने आई। उदारवादी थे, रेडिकल्स थे, रूढ़िवादी थे, समाजवादी विचारधारा क्या थी और उसका समर्थन किन किन लोगों ने किया। अब हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में। रशियन रेवोल्यूशन, जैसे फ्रांस में क्रांति हुई थी और वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था, राजशाही का शासन का अंत हो गया था, ऐसे ही रूस में भी क्रांति हुई 1917 में। एक बारी फरवरी 1917 में राजशाही का अंत हो गया और अक्टूबर में भी दोबारा से वहाँ पर घटनाएं घटी और इन फरवरी और अक्टूबर की क्रांति को ही रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसा कैसे हुआ और क्रांति के समय पर रूस की जो सामाजिक या राजनीतिक हालात कैसे थे, या ऐसी परिस्थितियां कैसे क्रिएट हो गई कि वहाँ पर रेवोल्यूशन हो गया। रूसी साम्राज्य 1914। अब हम जब 1917 में वहाँ पर क्रांति हुई तो 1914 से हम रूस के बारे में पढ़ेंगे कि रूस में 1914 में पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। सेकंड मतलब द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय का शासन था और मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा जो आज के जो अलग अलग देश हैं, फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब रूस के ही साम्राज्य के अंग थे और रूस का जो विस्तार था वो प्रशांत महासागर तक था। ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, यानी कि जो एक ईसाई धर्म की एक और शाखा, मतलब एक और पार्ट हुआ था धर्म का, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, उसको मानने वाले रूस में उस टाइम पर ज़्यादा थे। और भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग भी रशिया में रहते थे। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था और समाज, यानी कि जब रूस में जब क्रांति से पहले भारत वहाँ की जो सामाजिक ढांचा था वो कैसा था। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का लगभग एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी करता था और रूस की आबादी का लगभग 85% 85% जनता किसके ऊपर निर्भर थी, अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यानी कि क्या था, एक कृषि प्रधान देश था। यूरोप के कोई भी देश जो खेती पर आश्रित थे, वहाँ की इतना ज़्यादा पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड नहीं करती थी जितना रूस की करती थी और रूस अनाज का एक बहुत ही बड़ा निर्यातक भी था। हालांकि यहाँ पर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन जो भी मॉस्को के जो भी प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन थे, औद्योगिक क्षेत्र थे, उसमें जो कारीगर थे, वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी थे। 1890 के दशक में जो रूस में रेलवे का नेटवर्क फैल रहा था, उससे जो विदेशी उद्योग थे वो भी रूस की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे और धीरे धीरे वहाँ पर कोयला का उत्पादन और स्टील में 4 गुना उत्पादन में वृद्धि हो गई थी और जो कारखाना या कारीगरों की जो मज़दूरों की संख्या थी वो भी लगभग उसमें बराबर हो गई थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, यानी कि जो भी उद्योग थे वो क्या थे, पर्सनल थे, सरकारी नहीं थे और वहाँ पर जो मज़दूर काम करते थे उन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता था। अब देखो, जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी। काम की पाली के घंटे मतलब कि शिफ्ट जो है वो निश्चित नहीं थी और बहुत ज़्यादा उनसे काम कराया जाता था। फैक्ट्रियों पर नज़र रखने के लिए किसी भी तरह का कोई कानून नहीं था। कारीगरों से 15 घंटे लंबी शिफ्ट में, मतलब कंटिन्यूटी में 10-15 घंटे उनसे काम करवाया जाता था और जो मज़दूर थे वो एक तरह के जो वो होती है ना डॉमेट्री मतलब जो चोल जैसे, मतलब छोटे छोटे उनके लिए रूम्स बना दिए जाते थे औद्योगिक रीजन में और वो वहीं पर रहते थे।
और जो वहाँ के मज़दूर जो काम करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में आते थे वो अपने गाँव से भी गहरे रूप से बसे हुए थे और या वो शहरों में बस जाते थे। उनकी योग्यता और दक्षता के स्तर में भी काफ़ी फ़र्क आ रहा था धीरे धीरे, और उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मज़दूरों में औरतों की संख्या 31% थी, यानी कि लगभग जो जितने टोटल परसेंट औद्योगिक क्षेत्र में मज़दूर काम करते थे उसमें 31% महिलाएं थी, लेकिन उन्हें मर्दों से आधे से भी 3/4 तक कम वेतन मिलता था। आधा भी नहीं, यानी कि पुरुषों के मुकाबले उनको आधा भी नहीं मिलता था, उससे 3/4 मिलता था, और वो काम बराबर ही करती थी। तो इस तरह उनमें भी आक्रोश था। और जो आर्थिक संकट के समय जो एक दूसरे की मदद के लिए उन लोगों ने संगठन भी बना लिए थे। अब बात आती है कि जब अगर कोई भी मज़दूर मालिकों से कोई शिकायत होती थी या कुछ भी उनका विरोध करते थे तो या हड़ताल करने की कोशिश करते थे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था। 1902 में धातु का एक मतलब जो मेटल जो इंडस्ट्री थी उसमें पहली हड़ताल हुई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। तो ये तो थी औद्योगिक मज़दूरों की स्थिति। अब बात आती है कि देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। ठीक है, खेती किसान करते थे, लेकिन वो किसके अधीन थी वो ज़मीन? सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स यानी कि कुलीन वर्ग के पास थी। और जो वहाँ के जो किसान थे वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे, लेकिन वो उन सामंतों से, उन नवाबों से, उन चर्च वालों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। वो जो नवाब और सामंत बहुत ज़्यादा फेमस थे या उनमें जो विशेष अधिकार मिले हुए थे वो इसलिए मिले हुए थे क्योंकि वो जो जार निकोलस था, वहाँ का राजा जो था, राजशाही शासक था, वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे। तो जो राजशाही से उन्हें ये अधिकार मिले हुए थे। ज़मीन कई बार जो है किसान इसका विरोध भी करते थे। उन्होंने जैसे फ्रांस में तो था कि वो अपने सामंतों और ज़मींदारों का पक्ष लेते थे, लेकिन रशिया का कोई भी किसान उनका पक्ष नहीं लेता था, वो उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। वे समय समय पर अपनी सारी ज़मीन जो है अपने किसी कम्यून मतलब मीर होता था, वो जो वहाँ का हेड होता था किसी भी क्षेत्र का, उसको सौंप देते थे। फिर वो क्या करता था कि वो लोगों के परिवार के या उनके उत्पादन या उनकी खपत के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन जो है देता था। अब बात आती है रूस में समाजवाद। अब तक तो हमने यूरोप में समाजवाद के बीज बो गए थे, लेकिन किसी भी देश में समाजवादी सरकार नहीं बनी थी। लेकिन अब यूरोप में, रूस में समाजवाद समर्थन करने वाले संगठन, पार्टियां बहुत ज़्यादा हो गई। 1914 में राजनीतिक जो भी रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, और मार्क्स के विचारों को मानने वाले जो भी थे वो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया उन्होंने, क्योंकि मार्क्स समाजवाद का फेवर करता था। और उन मज़दूरों को संगठित करना, हड़ताल करना, आयोजित करना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह से समय समय पर अपनी ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। ठीक है, जो रूस के समाजवाद का फेवर करने वाले जो संगठन थे, उन्हें लगता था कि जब ये किसान अपनी इच्छा से अपनी सारी ज़मीन कम्यून को दे देते हैं और वो दोबारा से उनको चाहे जितना मिले वो इसमें सब्र कर लेते हैं, यानी कि वो किस प्रवृत्ति के हैं? वो समाजवादी, यानी कि सभी मिल बांट कर खाना पसंद करते हैं। वे समाजवादी भावना वाले लोग हैं, और इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी बन जाएगा। यानी कि जो ये समाजवादी संगठन वाले थे ये सोचते थे कि मज़दूरों के मुकाबले जो समाजवादी जो विचारधारा है, आंदोलन है, उसका नेतृत्व किसान ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
1900 में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन भी किसानों को सौंप दी जाए, और किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। ठीक है। अब वहाँ एक नेता था लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। वो नहीं चाहता था कि किसानों को ये सारी चीज़ें सौंप दी जाए। कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि किसानों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। तो एक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद हो गए। जो पार्टी बनी थी उसमें मतलब डिफरेंसेस आ गए। जो व्लादिमीर लेनिन था, बोल्शेविक खेमे का मुखिया था। ठीक है। वो सोचता था कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। वो सोचता था कि जार एक निरंकुश राजा है, वो उनकी उस पर पाबंदियाँ लगा देगा, तो पार्टी एक मतलब डिसिप्लिन वाली अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा जो खेमा था ये तो बोल्शेविक का था, दूसरा था मंशेविक का। ठीक है। और वो मानते थे कि पार्टी में सभी की सदस्यता दी जानी चाहिए। यानी कि अब जो पार्टी बनी थी, कौन सी पार्टी बनी थी यहाँ पर? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो 1900 में बनी थी, उसमें डिफरेंसेस आ गए। एक बोल्शेविक खेमा बन गया, एक मंशेविक। बोल्शेविक कहते थे कि सभी किसानों को इसमें पार्टिसिपेट करने या सदस्य बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड होने चाहिए। और जो मंशेविक थे वो सभी को समान सदस्यता देने के पक्ष में थे। ठीक है भाई, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे।